10 फरवरी 2026 की देर रात की यह बात है। एक व्हाट्सएप ग्रुप जो कि एमबीए के स्टूडेंटों का बना हुआ था। इसी ग्रुप के अंदर एक लड़की एक के बाद एक वीडियो शेयर कर रही थी। वो लड़की खुद ही अपनी वीडियो शेयर कर रही थी। जैसे उन वीडियो को देखा जाता है, देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वो लड़की किसी लड़के के साथ होती है, आपत्तिजनक स्थिति में होती है, अपनी ही वीडियो शेयर कर रही थी। कॉलेज प्रबंधन को जब ये बात पता चलती है, तत्काल प्रभाव से उन वीडियो को हटाने के आदेश दे दिए जाते हैं। जो ग्रुप का एडमिन होता है, इससे पहले कि उन वीडियो को हटाता, एक के बाद एक 11 वीडियो हो जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये लड़की क्या कर रही है। उसको फोन भी किया जाता है, लेकिन उस छात्रा का नंबर स्विच ऑफ था, बंद था। सारे के सारे वीडियो हटा दिए जाते हैं और जैसे वीडियो हटते हैं उसके बाद फिर उस लड़की के पिता से बातचीत की जाती है। उनसे कहा जाता है कि एक काम करना, सुबह कॉलेज आना, आपसे बहुत जरूरी बातचीत करनी है। जैसे ही कॉलेज के प्रबंधन ने इस लड़की के पिता से ये बातचीत की है, उसके बाद उसके पिता ने कहा, ठीक है साहब, मैं कल सुबह आ जाऊंगा मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए। अब ये कॉलेज प्रबंधन का फोन हटा ही था कि रिश्तेदारों के फोन आने शुरू हो जाते हैं। लड़की के पिता से कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी क्या पागल हो गई है, एक के बाद एक गंदी वीडियो भेज रही है, क्या क्या चाहती है, क्या दर्शाना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है। लड़की है, आपत्तिजनक वीडियो है, उसके साथ एक लड़का होता है। लड़के का चेहरा तो ढका हुआ था, लेकिन लड़की का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। अब घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, खासकर उसके पिता परेशान हो जाते हैं जब रिश्तेदारों के फोन ये आते हैं कि लड़की ने अब सारे के सारे वीडियो जो हैं वो अपने स्टेटस पर भी लगाए हुए हैं। यानी कि जितने भी नंबर उसके मोबाइल में सेव होंगे, जितने भी नंबर उसके पास होंगे, वो नंबरों पर आसानी से उसके स्टेटस को देखा जा सकता है। परिवार की मुश्किलें बढ़ रही थी, लड़की को संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी, नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे पिता कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। जिस लड़की के बारे में लोग सब बातचीत कर रहे थे कि वो अपने फोटो क्यों शेयर कर रही है, दरअसल उसका कत्ल हो चुका था और उसका कत्ल भी भयानक रूप में किया गया था। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जब कातिल को पकड़ा जाता है और कातिल इस घटनाक्रम का खुलासा करता है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। जहां तो सात जन्मों के रहने की कस्में खाई थी और ऐसी दर्दनाक मौत दी जाती है जिसको सुनने के बाद किसी के भी अंदर रोंगटे खड़े हो सकते हैं, सिरहंसी पैदा हो सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का एक थाना लगता है द्वारिकापुरी, और द्वारिकापुरी का एक जगह लगती है अंकल वाली गली। 12 फरवरी 2026 की शाम का यह वक्त था जब लोग अपने अपने घरों पर लौट कर आ रहे थे। तभी लोगों को अचानक से दुर्गंध से आ रही थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये दुर्गंध क्यों आ रही है, कहां से आ रही है। तभी लोगों ने एक दूसरे से पूछताछ की कि भाई ये दुर्गंध कहां से आ रही है। सभी ने अपने अपने तरीके कयास लगाए, अंदाजे लगाए। कोई कहने लगता है कि चूहा मर गया है, कोई कहने लगता है कि नाले से दुर्गंध आ रही है। तमाम तरह की बातें थी। लोग खाना खाते हैं, खाने के बाद सो जाते हैं। 13 फरवरी की जब सुबह होती है, जब लोगों ने उठना शुरू किया, तो ये दुर्गंध का आलम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जैसे जैसे घंटे दर घंटे बीत रहे थे, वैसे वैसे दुर्गंध लगातार बढ़ रही थी। फिर लोगों ने देखना शुरू किया कि आखिरकार ये दुर्गंध आ कहां से रही है। तभी एक किराएदार होता है, किराएदार का कमरा जो था वो बाहर से लॉक था, लेकिन सभी ने यह अंदाजा लगाया कि यहाँ दुर्गंध इसी से ही आ रही है। इसी बीच में पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौके पर आती है। मौके पर आने के बाद, लोगों की सहमति के बाद, लोगों की मर्जी के बाद, आखिरकार उस ताले को जैसे ही तोड़वाया जाता है, दरवाजा खुलवाया जाता है। खुलने के बाद जब अंदर कमरे में पुलिस पहुंचती है, जो दृश्य पुलिस ने देखा, पुलिस देखकर खुद हैरान हो जाती है। एक बेड पर लाश पड़ी हुई है, वो भी बिल्कुल नग्न अवस्था में। उसके तन पर कोई भी कपड़े नहीं थे। अब बस यही जानने की कोशिश थी, लाश किसकी है, किसकी नहीं है। जिसका ये मकान था, उस मकान मालिक को बुलवाया जाता है। उससे पूछा जाता है कि लाश किसकी है, क्या तुम इसके बारे में बता सकते हो। वो कहता है कि साहब, मैं इसके बारे में तो बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन इस कमरे में एक लड़का जिसका नाम पीयूष धनोतिया होता है, पीयूष धनोतिया, जो कि मंदसौर के कालाखेत का निवासी होता है, वो इंदौर शहर में पढ़ाई करने के लिए आया था। एमबीए सेकेंड ईयर का छात्र होता है। उसी को मैंने ये कमरा किराए पे दे रखा है। जब पुलिस उसका नंबर मांगती है तो उसका नंबर स्विच ऑफ आता है। अब वो कहां गया है, कहां नहीं, उसके बारे में पता निकालने की कोशिश कर रहे थे। जितने भी आसपास के जितने भी किराएदार होते हैं, सभी से बातचीत की जाती है। पूछा जाता है कि भाई, क्या तुम इस लड़के के बारे में कोई जानकारी दे सकते हो। तो कुछ लड़कों ने उसके परिवार का जब नंबर दिया, तो उसके परिवार में उसके पिता को फोन किया जाता है, घनश्याम को, जो कि किराना का स्टोर चलाते हैं। उनसे कहा जाता है कि तुम्हारा बेटा अचानक से लापता हो गया है, गायब हो गया है। आप एक काम करो, आप इंदौर शहर में आ जाओ, आपसे कुछ जानकारी जुटानी है, आपसे पूछताछ करनी है। पुलिस ने अब यहां से जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही ये पूछा जाता है कि उसके कमरे पर कौन कौन आता था, ये लड़की कौन हो सकती है। तभी कुछ जो आसपास के स्टूडेंट या कुछ और थे, उन्होंने कहा कि हाँ सर, हो सकता है कि ये लड़की पंडरी थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति हैं, शायद ये उनकी बिटिया हो सकती है। आप एक बार उनसे संपर्क कीजिए। जैसे पुलिस उनसे संपर्क करती है, उनसे सूचना देती है, उनसे कहा जाता है कि एक काम करो, आप फला जगह पहुंचो, आपसे कुछ जरूरी बातचीत करनी है। एक व्यक्ति आता है। आने के बाद उस लाश को देखता है। लाश को देखने के बाद, क्योंकि लाश की शिनाख्त हो पाना बहुत मुश्किल था, लाश पूरी तरह से फूल चुकी थी, किसकी थी किसकी नहीं थी ये पहचान पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी उस व्यक्ति की नजर लड़की के पैरों पर पड़ जाती है, लाश के पैरों पर। जैसे पैरों को देखा जाता है तो उसने सॉक्स पहने हुए थे, यानी कि मोजे पहने हुए थे। उन मोजों को देखकर वो कहते हैं कि ये तो मेरी बेटी की ही लाश है।
क्योंकि ऐसे शौक मेरी बेटी के पास थे। इतना था, उस व्यक्ति ने रो रो कर, उसका बुरा हाल हो जाता है, उसके परिवार के बाकी सदस्य भी आ जाते हैं, उस बेटी को देखने के बाद रो रहे थे। उसके बाद पुलिस ने उन्हें ढांढस बताया, उन्हें शांत कराया, उन्हें पानी पिलाया, उनसे पूछा कि आखिरकार तुम्हारी बेटी कहाँ गई थी, कैसे गई थी, यहाँ कैसे पहुंची, कुछ भी जानकारी हो हमसे शेयर करो। पिता से पूछा जाता है, पिता ने बताना शुरू किया। उसने कहा कि साहब 10 फरवरी की बात है, उस लड़की ने कहा कि बेटी ने यानी कि आधार कार्ड में कुछ चेंज कराना है, कुछ परिवर्तन कराना है। तो पिता अपनी बेटी को साथ लेकर कलेक्ट्रेट के गेट पर बेटी को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम यहां अपना आधार कार्ड को ठीक करा लो और मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं। पिता वहां से अलग चला जाता है। उसके कुछ घंटे बीत जाने के बाद उस लड़की ने अपनी छोटी बहन को एक मैसेज किया और मैसेज करने के बाद कहा कि मेरा ही क्लासमेट है, मैं अपने क्लासमेट के साथ रहूंगी और रात को 11 बजे वापस आ जाऊंगी, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है, परेशान बिल्कुल भी मत होना। जैसे ये बात आती है, उस छोटी बहन ने कहा कि अगर ये सब मैसेज देना है तो तुम सीधे ही पापा से बात क्यों नहीं कर लेती हो, मुझे ही क्यों मैसेज दे रही हो। उसने कहा कि मैसेज तुम्हें बता रही हूं, इस सूचना को, इस इंफॉर्मेशन को तुम घर पर दे देना। जैसे ये बात आती है, आखिरकार कुछ घंटे बीत जाते हैं और कुछ घंटे बीत जाने के बाद ये पता चलता है कि जो छात्रा है उसके ही नंबर से एक छोटी बहन को मैसेज पहुंचता है। रात लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और उसके बाद फिर उसमें मैसेज में ये लिखा हुआ था कि अब नहीं आऊंगी लौटकर, अब मैं दूर जा रही हूं। इस तरह की बात थी। उस लड़की ने अपने पिता से कहा कि बड़ी बहन ने पहले दिन में इस तरह का मैसेज किया था, अब ये कह रही है कि मैं नहीं आऊंगी। तभी बाप और बेटी सीधा उस पीयूष के घर पर जाते हैं, उसके कमरे पर जाते हैं। कमरे पर ताला लगा हुआ था। लौटकर वापस आते हैं। जैसे वापस लौट कर आते हैं तो कॉलेज से मैसेज आया था कि तुम्हारी बेटी क्या गंदे संदे अनाप शनाप वीडियो शेयर कर रही है व्हाट्सएप के ग्रुप में, इसे समझाते क्यों नहीं हो। लेकिन बेटी का नंबर तो स्विच ऑफ था, उससे बातचीत हो ही नहीं पा रही थी। वो कहाँ है कहाँ नहीं, इसके बारे में पता नहीं चल पाता है। फिर पिता सीधे अगले दिन कॉलेज जाते हैं। कॉलेज जाने के बाद उन्हें पूरी जानकारी मिलती है। पूरी जानकारी मिलने के बाद उन्हें फिर यह भी पता चलता है कि उसके जो व्हाट्सएप था उस पर भी गंदे वीडियो लगे हुए थे, साथ ही कई रिश्तेदारों को वो वीडियो शेयर किए गए थे। उस लड़की का चेहरा तो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो साथ में लड़का होता है उसका चेहरा ढका हुआ था किसी इमोजी से, यानी कि पहचान लड़के की नहीं पड़ पा रही थी। आखिरकार वो नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं, रावजी थाने में। वहां जाने के बाद शिकायत दर्ज कराते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि आपको पंडरीनाथ थाने में जाना चाहिए, वहां जाकर पूरी बात बतानी चाहिए और जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करा दो। 11 फरवरी को एफआईआर दर्ज कर दी जाती है लड़की गुमशुदगी की और पुलिस फिर वहां उसी जगह पहुंचती है, उसी कमरे पर पहुंचती है जहां पर वो उसकी जानकारी मिली थी कि आखिरकार लड़की यहां आई होगी। तो वहां देखते हैं कि ताला लगा हुआ था, इसलिए पुलिस जाती है और वापस लौटकर आ जाती है। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। लड़की को लगातार तलाश करने की कोशिश की जा रही थी। 10 तारीख को गायब हुई थी, 11, 12 इस तरह से, और ये 12 भी बीत जाती है। 13 तारीख को जब उसमें दुर्गंध उठने लगती है क्योंकि उस कमरे से, तब पता चलता है कि उसकी तो हत्या हो चुकी है। लेकिन प्राइम सस्पेक्ट कोई और नहीं था। प्राइम सस्पेक्ट उस रूम का जो रूम किराएदार था, जिसका नाम पीयूष होता है, जो कि एमबीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट होता है, वही प्राइम सस्पेक्ट था। जब उसके फोन पर फोन कर रहे थे तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। लड़की का नंबर ऑन होता था और ऑन होने के बाद फिर स्विच ऑफ हो जाया करता था। कभी 100 किलोमीटर पर, कभी 200 किलोमीटर पर। उसकी जो लोकेशन थी महाराष्ट्र की तरफ जा रही थी, कभी गोवा की तरफ जा रही थी। इस हिसाब से उस लड़की का नंबर पर जब पुलिस अलर्ट हो जाती है, पुलिस की टीम बनाई जाती है, पुलिस की टीम जब सीधा मुंबई पहुंचती है तो मुंबई के अंधेरी स्टेशन के पास एक ब्रिज होता है, ब्रिज के पास वो नंबर चलता हुआ मिल जाता है। आखिरकार पता चलता है कि वो लड़का जो है पीयूष धनोतिया, उसे पुलिस हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद सीधा इंदौर शहर लेके आती है। इंदौर शहर लाने के बाद कोर्ट में पेश करती है, वहां से उसे रिमांड पर लिया जाता है और उससे जब पूछताछ की जाती है तो मीडिया में फिर रिपोर्ट प्रकाशित होती है। वो बताता है कि साहब 8 सितंबर 2024 से वो उस लड़की को पहली बार से जानता है। जब मिला था तो उससे दोस्ती हो जाती है, दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। उसने अलग अलग लगभग इस बीच में 3 कमरे बदले थे। वो लड़की उसके कमरे पर भी आराम से आ जाया करती थी। न जाने कब वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। प्यार हो जाता है, उन एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, जिंदगी बिताना चाहते थे। एक दिन उसने उस लड़की का इंस्टाग्राम चेक किया तो वहां से पता चलता है कि वो तो किसी और से भी बातचीत करती है। इस बात पर उसे गुस्सा आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता है और वो छात्रा से पूछता है कि तुम किसी और से बातचीत करती हो। लड़की कहती है मैं तो किसी से बातचीत नहीं करती, जबकि उसके पास सबूत आ चुके थे। उसे लगता है कि ये गद्दारी करेगी, ये धोखा देगी, इसलिए इससे दूर ही रहने में फायदा है। हालांकि लड़की चाहती थी वो शादी भी करेगी, लड़का भी ये चाहता था शादी करेगा। लड़का चाहता था कि नौकरी प्राप्त करने के बाद उसके साथ जिंदगी जिएगा। लेकिन जब बातचीत करता था तो एक तरह से शाइको टाइप का हो जाता है और उस पर वो लगातार शक करने लगता है। और एक तारीख आती है 10 फरवरी 2026 की, दोपहर का समय हो रहा था। उस लड़की को उसने अपने पास बुलवाया और बुलवाने के बाद उससे बातचीत करना शुरू कर देता है। मेडिकल स्टोर पर जाता है, वहां से सेक्स पावर की बढ़ाने की गोलियां भी खरीदता है और सीधा अपने कमरे पर आता है। उस लड़की से कहता है कि तुम्हारे लिए मैं एक सरप्राइज लेके आया हूं। सरप्राइज वाली बात होती है, उस लड़की को बेड पर लिटाता है, उसके हाथ बांधता है, उसके पैर बांधता है। हाथ पैर बांधने के बाद उसके जो
मुंह था उसमें कुछ कपड़ा डाल देता है और साथ ही उसके शरीर से एक एक कपड़े को उतारना शुरू कर देता है। कपड़े उतारता है, उसके सीने पर बैठ जाता है। गुस्से में था क्योंकि वो चिल्ला ना सके, क्योंकि उसे लगता था ये गद्दारी करेगी, धोखा देगी। उसके बाद उसके सीने पर बैठने के बाद उसका गला दबाकर उसकी कब हत्या कर देता है पता ही नहीं चलता। उसके बाद वो चाकू लाता है, उसके बाद उस पर वार करता है, वो चाकू टूट जाता है। यहां उसने जो सेक्स पावर की जो गोलियां खाई हुई थी, साथ ही उसने शराब पीता है और शराब पीने के बाद उस लड़की के मरे हुए शरीर से वो कई बार शारीरिक संबंध बनाता है। उसके शरीर पर वो उसकी खेल रहा था, उसकी आंखों पट्टी बंधी हुई थी, लड़की के हाथ बंधे हुए थे, उसके पैर बंधे हुए थे और उसने उसके साथ वो गंदा और घिनौना कृत्य किया। वो भी उसने जो गोलियां खाई थी, साथ ही उसने शराब पी थी। वहां वो कुछ देर रुकता है। कुछ देर रुकने के बाद लगभग रात के जब 8 बज जाते हैं, 3:30 बजे से लेके दोपहर के और फिर रात के 8 बजे तक साथ होते हैं। वहां से वो फिर उसके साथ जो भी गंदा घिनौना कृत्य करता है, करने के बाद यहां से निकल जाता है। निकलने के बाद उस लड़की का जो मोबाइल था अपने पास रखता है और उसी से वो उसकी छोटी बहन को मैसेज करता है कि मैं अब कभी लौटकर वापस नहीं आऊंगी। यहां से सीधा स्टेशन जाता है, एक नया सिम कार्ड खरीदता है। सिम कार्ड खरीदने के बाद ट्रेन में बैठ जाता है और ट्रेन वो महाराष्ट्र की तरफ चल देती है और महाराष्ट्र की तरफ जाने के बाद सीधा वो ट्रेन पहुंच जाती है मुंबई में। मुंबई में वो एक जगह लगती है नाला सोपारा। नाला सोपारा में एक वन क्षेत्र में पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद उसने यूट्यूब से सीखा था, उसने यूट्यूब से जानने की कोशिश की थी कि आत्मा को कैसे वापस बुलाया जाता है। इसलिए उसने बिल्कुल एकांत में जाकर चूड़ियां, मंगलसूत्र और उसके फोटो का रखने के बाद अनुष्ठान करना शुरू कर देता है। अनुष्ठान कर रहा था, मंत्र का उच्चारण कर रहा था और उसकी कोशिश थी कि जो आत्मा जा चुकी है उस लड़की के शरीर से निकलकर उसको बुलाए, उसको वो अपने वश में करे और वश में करने के बाद फिर वो कुछ करना चाहता था। लेकिन ये सब एक मनगढ़ंत बातें थी, वो सबको पॉसिबल नहीं था। हालांकि इस बीच में वो एक लॉज में रुकता है, कभी वो स्टेशन पे घूम रहा है तो कभी कहीं नौकरी के लिए जा रहा है। लड़की का नंबर कभी शुरू कर देता है, कभी वो उसे ऑफ कर देता है। हालांकि आखिरकार पुलिस उसकी जुगत में थी, तलाश में थी। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, पकड़ा और पकड़ने के बाद जब लेके आती है तो पता चलता है कि वो तो शराब का भी आदी है, कई तरह के नशे करता है और वो इतनी बुरी हालत में था कि वो बार बार रो रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कहीं ये कोई गलत कदम न उठा ले, इसलिए पुलिस उसके साथ हर वक्त थी। वो फिर सीधा सीधा कह सकते हैं कि वो अपने आपे में नहीं था, वो बेहोशी जैसी स्थिति में था। बार बार बयान भी बदल रहा है, बार बार कहानी बदल रहा है। लेकिन जब ये कहानी पुलिस वालों के सामने आती है तो एक महिला दरोगा रोने लगती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार ये व्यक्ति कैसा है। इसने साथ साथ जीने की, साथ मरने की कस्में खाई थी और ये उसी का कातिल बन जाता है। फिलहाल पुलिस की वो गिरफ्त में है, पुलिस उससे आगे की पूछताछ करेगी। पुलिस हर एक पहलू की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस से जो भी है कहती है कि जो सच है वो सामने आएगा, कातिल को हर हाल में सजा मिलेगी, वो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जिसको समझ रहे थे कि लड़की खुद भेज रही है ये सब वीडियो, वो तो मर चुकी थी, बल्कि उसी का जो बॉयफ्रेंड जो उसका सच्चा साथी होता है वही उसके साथ गद्दारी कर देता है, वही उसके जो प्राइवेट वीडियो होती हैं वही उसको लीक कर देता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि आप किसी पर भी इतना भी भरोसा ना करें कि अपने ही तन को उसके सामने रख दें, उसके बाद फिर वीडियो बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। और देखो, ये बात इतनी पराई हो जाती है कि माँ बाप बेचारे इतने ज्यादा परेशान होंगे, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। जाते जाते प्रदीप कुमार जी हैं, आज इनकी पत्नी है, नाम चांदनी जी का जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने